मॉर्निंग एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम नेब्रासुंडा के नेक्स्ट पार्ट जो कि बार्ले कल्टीवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रोनॉमी से रिलेटेड यह तीसरे नंबर का कल्टीवेशन है। प्रीवियस सेशन में हमने बीट के कल्टीवेशंस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तीसरे नंबर का कल्टीवेशन है बार्ले कल्टीवेशन। बार्ले का साइंटिफिक नेम होडियम वुल्गेर होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करता है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? तो बार्ले का क्रोमोसोम नंबर 14 होता है। पी का भी क्रोमोसोम नंबर 14 होता है। फ्रेंच बीन राजमा का क्रोमोसोम नंबर 12 होता है। और एक और किसका है क्रोमोसोम नंबर 14 होता है, इसमें वो याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन related to barley cultivation. The earliest type of barley is two-root, but nowadays most barley growing groups are six-root barley. यानी कि पहले के समय जो बार्ले था वह टू रो बार्ले ग्रुप में विकसित था, लेकिन वर्तमान समय में सर्वाधिक रूप से 6 रो बार्ले को ही ज़्यादातर उगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बार्ले इज कंपेरेटिवली मोर टॉलरेंट टू सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स देन अदर सीरियल्स। यानी अन्य सीरियल्स की अपेक्षा जो बार्ले होता है यह तुलनात्मक रूप से तो सैलाइन एंड अल्कलाइन दोनों प्रकार के सॉइल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट सॉइल्स माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द बार्ले फ्लोर डज नॉट कंटेन ग्लूटीन। यानी कि बार्ले के आटे में ग्लूटीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, द लीव्स ऑफ बार्ले आर यूजुअली ब्रॉडर लाइट ग्रीन एंड रफली सरफेस देन व्हीट। यानी गेहूँ की अपेक्षा जो बार्ले का पत्तियाँ होती हैं, यानी गेहूँ की अपेक्षा बार्ले की जो पत्तियाँ होती है सामान्यतः चौड़ी होती हैं, लाइट ग्रीन होती है और रफली सरफेस इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द बार्ले ग्रेन्स आर मोस्टली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ माल्ट, जिसे कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, विच इज यूज्ड इन ब्रेवरीज टू मेक बियर, एल्कोहल, माल्ट एंड विनेगर एंड ईस्ट। यानी बार्ले की जो दाने होते हैं, यानी कि बार्ले का जो दाना होता है वो मोस्टली यानी सर्वाधिक रूप से माल्ट के प्रोडक्शन या फिर कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्शन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसी से यानी कि जो माल्ट होता है इसका प्रयोग जो होता है वो बियर बनाने में, एल्कोहल बनाने में, माल्ट बनाने में, विनेगर बनाने में, ईस्ट बनाने में, ब्रेवरीज प्रोडक्ट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन कंटेंट इन बार्ले में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो बार्ले में प्रोटीन की मात्रा 4.5% तक पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ एल्ब्यूमिनाइड्स, जो कि इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो एल्ब्यूमिनाइड्स के रूप में इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ वैराइटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ बार्ले वैरायटी, ग्रुप ऑफ बार्ले, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वैराइटल ग्रुप्स ऑफ बार्ले, यानी कि बार्ले का जो वैराइटल ग्रुप्स होता है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो पहले नंबर का क्लासिफिकेशन है होडियम वुल्गेर। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू होडियम वुल्गेर, इट इज 6 रूट बार्ले एंड ऑल द 3 स्पाइकुलेट्स आर फर्टाइल। यानी कि जो होडियम वुल्गेर होता है इसे 6 रूट बार्ले के नाम से जाना जाता है और इसमें सभी प्रकार के जो स्पाइकुलेट्स होते हैं वो फर्टाइल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्पाइकुलेट्स इन 6 डिस्टिंक्ट रो आर अरेंज्ड एट ए यूनिफॉर्म डिस्टेंस अराउंड द रैकेस। यानी कि रैकेस के चारों तरफ एक समान दूरी पर जो 6 डिस्टिंक्ट रो में स्पाइकुलेट्स होते हैं वो अरेंज रहते हैं। यानी कि स्पाइलेट्स इन 6 डिस्टिंक्ट रो, यानी कि 6 पक्ति यानी 6 डिस्टिंक्ट रो में जो स्पाइकुलेट्स होते हैं वह रैकेस के चारों तरफ एक समान दूरी पर अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेमा ऑफ ऑल फ्लोरेट्स आर अराउंड आर हुडेड। यानी कि जो इसमें लेमा पाया जाता है इन सभी यानी कि फ्लोरेट्स के सभी लेमा पे, यानी कि होडियम वुल्गेर के फ्लोरेट्स के सभी लेमा पर आंड या फिर हुडेड पाया जाता है, यानी कि कांटेदार संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस ग्रुप इज मोस्ट कॉमनली कल्टिवेटेड इंडिया। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली जो बार्ले का ग्रुप होता है वो होडियम वुल्गेर ग्रुप होता है। दूसरे नंबर का जो ग्रुप है, दूसरे नंबर का जो क्लासिफिकेशन है वो होडियम इरेगुलर होता है। दूसरे नंबर का क्लासिफिकेशन आपका होडियम इरेगुलर होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू होडियम इरेगुलर, इन दिस ग्रुप ईयर में बी 6 रूट एंड 2 रोड। यानी कि होडियम इरेगुलर की जो होडियम इरेगुलर यानी इन दिस ग्रुप यानी इस ग्रुप यानी होडियम इरेगुलर ग्रुप में जो ईयर होते हैं यह 6 रोड होते हैं और इसमें 2 रोड भी देखने को मिलता है। फिर से इन दिस ग्रुप ईयर में भी 6 रोड एंड 2 रोड, यानी कि इस ग्रुप में ईयर जो है वो 6 रोड भी हो सकते हैं और 2 रोड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेमा डज नॉट बियर ऑन आर हुड्स। यानी कि होडियम इरेगुलर्स में जो लेमा होता है इस पर कांटेदार संरचना बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, ठीक, बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरे नंबर का क्लासिफिकेशन होडियम डिस्टिकॉन। होडियम डिस्टिकॉन होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू होडियम डिस्टिकॉन,
डिस्टिकॉन इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 रोड बार्ले, यानी कि होडियम डिस्टिकॉन्स जो बार्ले की क्लासिफिकेशन होता है इसमें केवल 2 रोड बार्ले ही पाया, होडियम डिस्टिकांस केवल 2 रोड बार्ले के द्वारा ही बना होता है। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू होडियम डिस्टिकॉन ओनली सेंट्रल स्पाइकुलेट्स इज फर्टाइल, यानी कि होडियम डिस्टिकॉन्स की केवल जो सेंट्रल स्पाइकुलेट्स होती है वही फर्टाइल्स होती हैं। नेक्स्ट वैरायटीज ऑफ बार्ले, वैरायटीज ऑफ बार्ले, वैरायटीज ऑफ बार्ले यानी बार्ले की कौन कौन सी वैरायटी होती है। तो एक तो आपका आजाद वैरायटी होती है, अंबर वैरायटी होती है, कैलाश वैरायटी होती है, डोलमा वैरायटी होती है जो कि हस्कलेस वैरायटी होती है, एंड क्लीपर वैरायटी होती है, रंजीत वैरायटी होती है, रत्ना वैरायटी होती है, ज्योति वैरायटी होती है, RS6 होती है, RD 2552 वैरायटी जो होती है बार्ले की वैरायटी होती है। नेक्स्ट है मोल्या जो होती है, मोल्या निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी होती है। तो राजकिरण जो वैरायटी होती है, राजकिरण यानी मोल्या निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट जो बार्ले की वैरायटी होती है वो RD 2052 होता है, यानी कि RD 2052 जो होता है वो मोल्या निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट होता है। RD 2035 यह भी मोल्या निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट होता है। राजकिरण जिसे हम RD 387 के नाम से जानते हैं यह भी मोल्या निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी होता है। सॉल्ट टोलरेंट जो रेसिस्टेंट वैरायटी होता है बार्ले का RD 2794 होता है। BL2 होता है, बिलाडा 2 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट NDB 1173 एंड नरेंद्र बार्ले 1 एंड 3, यानी नरेंद्र बार्ले 1 और 3 एंड NDB 1173 बिलाड़ा 2 RD 2794 ये सभी जो होती है सॉल्ट के प्रति टोलरेंट वैरायटी होते हैं किसके, तो बार्ले के। मोल्या निमेटोड के प्रति कौन से रेसिस्टेंट वैरायटी होती है, तो RD 2052 होता है, RD 2035 होता है। राजकिरण जिसे हम RD 387 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कल्टीवेशन यानी एग्रोनॉमी का जो चौथा कल्टीवेशन है मेज का कल्टीवेशन, इसका साइंटिफिक नेम GA मेज होता है और क्रोमोजोम नंबर इसका 20 होता है। इसका क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, तो 20 होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मेज ओरिजिन प्लेस, यानी कि मेज का ओरिजिन प्लेस सेंट्रल अमेरिका होता है। इसी को हम ट्रॉपिकल अमेरिका के नाम से जानते हैं, सेंट्रल अमेरिका या फिर ट्रॉपिकल अमेरिका, जिसे फिर मैक्सिको के नाम से भी जाना जाता है मैक्सिको के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मेज इज ए नॉन टिलर प्लांट्स, यानी कि मेज एक प्रकार का नॉन टिलर प्लांट्स होता है क्योंकि इसमें टिलर का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, इसलिए मेज को नॉन टिलर प्लांट के नाम से जाना जाता है। मेज इज यूजुअली एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स का जो होता है वो सामान्यतः एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के रूप में जाना जाता है। इन मेज येलो कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रिप्टोजैंथिन, यानी कि मक्के में जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है, तो क्रिप्टोजैंथिन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट मेज प्रोसेसेस द हायर यील्ड्स पोटेंशियल एमंग द सीरियल्स दैट ईट वाई नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स, यानी कि मेज प्रोसेसेस द हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल्स, यानी सभी प्रकार के सीरियल क्रॉप्स के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यील्ड देने की क्षमता मक्के में ही पाई जाती है, इसीलिए इसे क्वीन ऑफ सीरियल के नाम से जाना जाता है। जबकि सीरियल्स के अंतर्गत किंग की बात करते हैं तो सब किंग में आपका व्हीट आता है, क्योंकि सभी प्रकार के सीरियल्स में सबसे ज़्यादा यील्ड देने की क्षमता गेहूं में पाई जाती है और मक्का में पाई जाती है। तो गेहूं को किंग ऑफ सीरियल्स के नाम से जाना जाता है, जबकि मेज को क्वीन ऑफ सीरियल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मेज ग्रेन कंटेन 10% प्रोटीन, यानी मेज में प्रोटीन की मात्रा 10% होती है और ऑयल की मात्रा 4% होती है और इसमें 70% तक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट मेज प्रोटीन इज कॉल्ड जीन, यानी मेज के प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है, तो मेज के प्रोटीन को जीन के नाम से जाना जाता है। डिफिशियंट इन ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन, और मेज में किसकी कमी पाई जाती है, तो LT ग्रेड की कमी पाई जाती है, यानी कि मेज में किसकी कमी पाई जाती है, तो मेज में LT की कमी पाई जाती है, यानी कि ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन की कमी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट मेज रिक्वायर्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन, यानी कि मेज के जर्मिनेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है 21 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट मेज इज पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, यानी मक्का जो होता है वो विशिष्ट रूप से वाटर लॉगिंग के प्रति सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट सेमिनल रूट प्रेजेंट इन मेज टू नरिश सीडलिंग प्लांट्स, यानी कि सीडलिंग प्लांट्स को नरिश करने के लिए मेज में किस प्रकार का रूट पाया जाता है, तो सेमिनल रूट पाया जाता है, यानी सेमिनल रूट प्रेजेंट इन मेज टू नरिश्ड सीडलिंग प्लांट, यानी कि सीडलिंग प्लांट के नरिशमेंट के लिए मेज में किस प्रकार का रूट पाया जाता है, तो सेमिनल रूट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मेज इज मोनोसियस प्लांट हैविंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, मक्का जो होता है एक प्रकार का मोनोसियस प्लांट होता है क्योंकि इसमें 2 प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं, जिसे मेल को टसल कहते हैं और फीमेल को सिल्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मेज इज वार्म विदर प्लांट द एंड रिक्वायर्ड वार्म नाइट टेम्परेचर फॉर हायर यील्ड्स, यानी कि मक्के को गर्म मौसम के यानी मक्के के प्लांट्स को गर्म मौसम की आवश्यकता होती है एंड रिक्वायर्ड वार्म नाइट टेम्परेचर, और रात में जो होता है रात के समय यानी मक्के में अधिक यील्ड प्राप्त करने के लिए उसे
वार्म बीतर की आवश्यकता होती है और इसे नाइट में यानी मक्के को नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेज, यानी मेज में पानी की कितनी आवश्यकता होती है तो 500 से 800 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा किस में आवश्यकता होती है तो पानी की सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता शुगर केन में होती है। दूसरे नंबर पर आपका पैडी में होती है। तीसरे नंबर पे आपका मेज में हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ मेज इज शोविंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इट हेल्प्स टू ऑगमेंट द ग्रेन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट्स, यानी कि लाइट की अधिक उपलब्धता के कारण जो ग्रेन की प्रोडक्टिविटी होती है यह सहायक होता है किसमें, यदि हम मेज को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में बुआई करते हैं। यानी यदि हम मेज की बुआई ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में करते हैं, यानी यदि हम मेज की बुआई ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस में करते हैं तो इससे जो ग्रेन की प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है तो उस समय जो लाइट की अवेलेबिलिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मेज कल्टिवेशन। Next point related to maize cultivation. In these persons who wholly depended on maize lead to a disease called pellagra due to low content of vitamin B complex, niacin and tryptophan in maize, यानी कि वे पीपल्स या फिर वे लोग जो पूरी तरह से मक्के पर ही डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के रूप में, तो इसके सेवन से इसके लगातार सेवन से पेलाग्रा डिसऑर्डर देखने को मिलता है उसमें। क्योंकि इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स जो होती है वो उसकी कमी पाई जाती है और नियासिन की भी कमी पाई जाती है और मक्के में ट्रिप्टोफैन की कमी पाई जाती है। इन्हीं के कारण पेलाग्रा डिसऑर्डर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, द टर्मिनल मेल फ्लावर क्लस्टर इज कॉल्ड टेसल्स, यानी कि जो मेज में टर्मिनल मेल फ्लावर के क्लस्टर को क्या कहा जाता है तो मेज में मेल फ्लावर, यानी कि मेज में मेल फ्लावर के क्लस्टर को क्या कहा जाता है तो मेज में टर्मिनल मेल फ्लावर के क्लस्टर को जो है टेसल कहा जाता है। इट इज ए ब्रांच्ड पेनिकल बियरिंग अ पॉलन आर स्टिमुलेट स्टेमिनेट इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि इट इज ए ब्रांच्ड पेनिकल बियरिंग अ पॉलेंस, यानी पॉलेंस का जो ब्रांच्ड पेनिकल बियरिंग होता है इसमें देखने को मिलता है। इसी को हम स्टेमिनेट इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टाइल इज ए वेरी लॉन्ग स्केली सिल्की फिलामेंट्स बियर द फीमेल हेयरी क्लस्टर ऑफ विच इज नोन एज सिल्क, यानी द स्टाइल इज ए वेरी लॉन्ग सिल्की फिलामेंट, यानी इसके स्टाइल्स में एक बहुत लंबी सिल्की फिलामेंट पाया जाता है जो कि फीमेल हेयरी क्लस्टर को बियर करने का काम करता है, इसीलिए इसे सिल्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द फीमेल पिस्टिलेट इन्फ्लोरेसेंस आल्सो कॉल्ड द ईयर आर कॉप कम्स आउट फ्रॉम ए नोट जनरली हाफ वे ऑन द स्टेम्स, यानी कि ए फीमेल पिस्टिलेट इन्फ्लोरेसेंस, यानी इसमें मक्के में एक फीमेल पिस्टिलेट इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है जिसे हम ईयर या फिर कॉप के नाम से जाना जाता है। कम्स आउट फ्रॉम ए नोट जनरली हाफ वे ऑन द स्टेम, यानी स्टेम के आधे सामान्यतः स्टेम के आधे भाग से इसके नोड से जो है यह कॉप या फिर ईयर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मेज कल्टिवेशंस, आइडिया ऑफ हाइब्रिड मेज वाज फर्स्ट conceived by E.M. East and G.S. Searle in 1910 by single cross technique among the inbred lines, यानी आइडिया ऑफ हाइब्रिड मेज प्रोडक्शंस। हाइब्रिड मेज प्रोडक्शंस का आइडिया सर्वप्रथम किसने दिया था तो E.M. ईस्ट एंड G.S. Searle नामक साइंटिस्ट ने 1910 ईस्वी में दिया था। किसके द्वारा दिया गया था तो यह सिंगल क्रॉस टेक्निक के द्वारा यानी सिंगल क्रॉस टेक्निक जो है E.M. ईस्ट एंड G.S. Searle के द्वारा 1910 ईस्वी में दिया गया था, जो कि हाइब्रिड मेज को प्रोड्यूस करने का यह आइडिया था एमंग द इनब्रेड लाइन्स, और यह किसके अंतर्गत दिया गया था तो इनब्रेड लाइन के अंतर्गत दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इन एन इनब्रेड लाइन्स इज ए प्योर लाइन, इनब्रेड लाइन को ही हम प्योर लाइन के नाम से जानते हैं। डेवलप्ड बाई सेल्फ पॉलिनेशन, यानी एन इनब्रेड लाइन इज ए प्योर लाइन डेवलप्ड बाई सेल्फ पॉलिनेशन, यानी एक इनब्रेड लाइन जो था वो प्योर लाइन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह सेल्फ पॉलिनेशन से विकसित किया जाता है। एंड सेलेक्शन until apparently homozygous plants are obtained, और यह जो होते हैं वो होमोजाइगस प्लांट यानी होमोजाइगस प्लांट्स के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है D.F. जोन्स ने 1920 ईस्वी में प्रपोज किया था क्या तो डबल क्रॉस टेक्निक फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मेज, यानी मेज में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए डबल क्रॉस टेक्निक का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा तो D.F. जोन्स के द्वारा सन 1920 ईस्वी में, यानी सन D.F. जोन्स नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1920 ईस्वी में डबल क्रॉस टेक्निक को मक्के में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शंस के लिए प्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है तो ए प्रेजेंट
एट प्रेजेंट डबल क्रॉस टेक्निक आर मोस्टली यूज इन इंडिया, यानी कि वर्तमान समय में डबल क्रॉस टेक्निक का प्रयोग सर्वाधिक रूप से भारत में किया जा रहा है। यानी वर्तमान समय में सर्वाधिक रूप से भारत में प्रयोग किया जाने वाला जो टेक्निक है वो डबल क्रॉस टेक्निक ही है। किसके लिए? तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मेज, यानी मेज में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मेज ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म कैरेक्टर, यानी एंडोस्पर्म के कैरेक्टर्स के आधार पर, यानी एंडोस्पर्म के कैरेक्टर्स के आधार पर मेज का क्लासिफिकेशन। तो यह किसने दिया था? तो स्टू सूर्तीवेंट नामक साइंटिस्ट ने 1899 में दिया था। क्लासिफाइड इनटू 7 ग्रुप्स, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेज ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म कैरेक्टर, यानी एंडोस्पर्म के कैरेक्टर्स के आधार पर मेज का क्लासिफिकेशन। तो सूर्तीवेंट नामक साइंटिस्ट ने 1899 ईस्वी में 7 ग्रुप्स में मेज को बांटा था। पहले नंबर पर आपका डेंट का रहता है, पहले नंबर पर आपका डेंट का रहता है। इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? तो इंडेंटेटा, यानी जिया मेज इंडेंटेटा होता है। यानी डेंट मतलब होता है दांत जो होता है वो डेंट कान इंडेंटेटा से संबंधित होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू डेंट कान, द कर्नल ऑफ द डेंट कान अपीयर्स लाइक ए टूथ सो नेम्ड एज डेंट कान, एक्सटेंसिवली ग्रोन इन द यूएसए, यानी कि जो डेंट कान का कर्नेल्स होता है वो दांत की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसे डेंट कान कहा जाता है। और यह विस्तृत रूप से कहाँ पर उगाया जाता है? तो यूएसए में इसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। दूसरे नंबर पर आपका फ्लाइंडो, दूसरे नंबर पर ट्री का फ्लाइंडो यानी फ्लिंट कान का जो साइंटिफिक नेम होता है वो जिया मेज वैरायटी इंडोराटा होता है, स्पेसीज इंडोराटा होता है। इट्स कर्नेल इज हार्ड एंड स्मूथ, कॉमनली कल्टिवेटेड इन इंडिया, यानी इसका जो कर्नेल होता है वो हार्ड होता है और स्मूथ भी होता है, इसीलिए इसे इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। तीसरे नंबर पर आपका स्वीट कॉर्न आता है, इसका स्वीट कॉर्न वेजिटेबल के अंतर्गत आता है। तो जिया मेज वैरायटी सेक्रेटा होता है, नोन एज स्वीट कॉर्न, इसीलिए यानी कि सेक्रेटा यानी कि स्पीसीज जो होती है सेक्रेटा होती है। द स्वीट कॉर्न कर्नेल्स प्रेजेंट एट ट्रांसलूसेंट एंड हनी अपीयरेंस बिफोर मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी के पहले इसमें ट्रांसलूसेंट एंड हनी अपीयरेंस प्रेजेंट रहता है इसके कर्नल में। फिर से नोन एज स्वीट कॉर्न, यानी स्वीट कॉर्न किसे कहते हैं? तो जिया मेज सेक्रेटा को स्वीट कॉर्न के नाम से जाना जाता है, क्योंकि द स्वीट कॉर्न कर्नल्स प्रेजेंट एट, यानी कि जो स्वीट कॉर्न का जो कर्नल्स होता है या फिर दाना होता है इसमें ट्रांसलूसेंट एंड हनी अपीयरेंस उपस्थित रहता है। कब? तो मैच्योरिटी के पहले ही। दिस कॉर्न इज चीफली कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस कर्नल्स फॉर द कैनिंग इंडस्ट्री, यानी कि दिस कॉर्न यानी यह कॉर्न जो है वो चीफली यानी मुख्यतः कल्टीवेट किया जाता है कहाँ पर? तो कैनिंग इंडस्ट्री के लिए, कर्नेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि कैनिंग इंडस्ट्री के लिए कर्नेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए चीफली कल्टीवेटेड के रूप में इस कॉर्न का प्रयोग किया जाता है। फिर से दिस कॉर्न इज चीफली कल्टीवेटेड टू प्रोड्यूस कर्नेल्स, यानी इस कॉर्न का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है कर्नेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। किस लिए? तो कैनिंग इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्लासिफिकेशन है फ्लोरकान, यानी चौथे नंबर का क्लासिफिकेशन है फ्लोरकान। इसका साइंटिफिक नेम जिया मेज वैरायटी एमेलेसिया होता है, यानी फ्लोरकान, फ्लोरा एंड फना, इसके लिए ठीक है फ्लोरा लास्ट में ए आ रहा है, तो जिया मेज वैरायटी एमेलेसिया होता है। एंड इससे संबंधित कर्नल्स ऑलमोस्ट इंटायरली कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट स्टार्च, सो गिवन नेम सॉफ्ट कॉर्न, यानी कि इसके कर्नल्स जो होते हैं वो लगभग पूरी तरह से सॉफ्ट स्टार्च के बने होते हैं, इसीलिए इसको हम सॉफ्ट कॉर्न के नाम से जानते हैं। 5वें नंबर पे आपका पॉपकॉर्न आता है। पॉपकॉर्न का साइंटिफिक नेम जिया मेज वैरायटी इबर्टा होता है, यानी पॉपी, इसके लिए ट्रिक हमारा पॉपी लास्ट में ई आ रहा है, पॉपी लास्ट में ई आ रहा है। तो पॉपकॉर्न का साइंटिफिक नेम जिया मेज वैरायटी इबर्टा होता है। व्हेन पॉपकॉर्न ग्रेन्स आर हीटेड द एंडोस्पर्म क्रैक्स ओपन ड्यू टू द वेपर प्रेशर कंसिक्वेंटली रिलीजिंग द लूज फ्लोरी मास, यानी कि जब पॉपकॉर्न के दाने को हम गर्म करते हैं तो इसका एंडोस्पर्म जो होता है वो क्रैक होकर खुल जाता है। इसके कारण जो वेपर प्रेशर, यानी किसके कारण ऐसा होता है? तो वेपर प्रेशर के कारण ऐसा होता है, जिसके द्वारा लूज फ्लोरी मास देखने को मिलता है। इट इज़ चीफली यूज टू प्रिपेयर द फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि फूड प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए, यानी फूड प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए इसका मुख्यतः प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं तो फूड प्रोडक्ट्स में क्या आता है? तो कॉर्न फ्लेक्स बनाने के लिए, कॉर्न चिप्स बनाने के लिए एंड पॉपकॉर्न बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पॉपकॉर्न का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वैक्सीकॉर्न का साइंटिफिक नेम जिया मेज वैरायटी सेरेटिना होता है। यानी वैक्सीक लास्ट इसके लिए ठीक है
पैक्सिक, लास्ट में सी लग रहा है तो सेरिटाना है, यानी पैक्सिकॉर्न का साइंटिफिक नेम GMH वैरायटी सेरिटाना होता है। और द पैक्सिकॉर्न कोरियोप्सिस हैज़ 2 लेयर्ड एंडोस्पर्म, यानी कि जो पैक्सिकॉर्न का कोरियोप्सिस होता है इसमें 2 लेयर का एंडोस्पर्म पाया जाता है। एंड इट इज यूज्ड प्रोड्यूस स्टार्च, और इसका प्रयोग जो होता है वो स्टार्च को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 7वें नंबर पे आपका आता है पॉडकार्न। 7वें नंबर पे आपका पॉडकार्न आता है, इसका साइंटिफिक नेम GMH वैरायटी जूनिकाटा होता है, यानी पॉडकार्न का साइंटिफिक नेम क्या होता है, GMH वैरायटी जूनिकाटा होता है। यह हस्क्ड होता है, प्राइमिटिव टाइप्स ऑफ कॉर्न इसमें पाया जाता है, नो साइनिफिकेंटली इंपॉर्टेंस, यानी कि पॉडकार्न जो होता है वो हस्क्ड होता है, प्राइमिटिव टाइप का इसमें कॉर्न पाया जाता है, एंड नो साइनिफिकेंटली इंपॉर्टेंस, इसकी कोई साइनिफिकेंटली इंपॉर्टेंस देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट varieties of maize. Next heading is varieties of maize. First point related to variety of maize. First time in India 1961 ईस्वी में 4 डबल क्रॉस हाइब्रिड गंगा, फर्स्ट गंगा 101, डेक्कन एंड रंजीत, GGDR RDG दर्जी दरजी, इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है दरजी, जी से डबल हो जाएगा, यानी कि गंगा फर्स्ट, गंगा 101, डेक्कन एंड रंजीत, ये चारों वैरायटी जो होती है वो 1961 ईस्वी में सीरियल के केस में या फिर सभी प्रकार के केस में, यानी सभी प्रकार के क्रॉप्स के केस में सर्वप्रथम 1961 ईस्वी में हाइब्रिड को विकसित किया गया था। वे रिलीज्ड अंडर द इंडिया ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज, यानी मेज पर जो एक क्रॉप्स बनाया गया उसी के द्वारा रिलीज किया गया था 1961 ईस्वी में 4 वैरायटी जो कि मेज से संबंधित था, और यह मेज की वैरायटी का नाम गंगा 1 था, गंगा 101 था, डेक्कन था एंड रंजीत था। नेक्स्ट माही कंचन एंड माही धवल आर वेराइटीज ऑफ मेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम राजस्थान, यानी कि माही कंचन एंड माही धवल यह मक्का की दोनों वैरायटी कहाँ से विकसित की गई थी, तो राजस्थान से विकसित की गई थी, यानी माही कंचन एंड माही धवल दोनों वैरायटी जो है मेज की राजस्थान से विकसित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट टॉप क्रॉस वैरायटी की बात करते हैं तो गंगा 2 एंड हाई स्टार्च, गंगा 2 एंड हाई स्टार्च ये दोनों वैरायटी जो थी वो टॉप क्रॉस वैरायटी किसकी जानी जाती है, तो मेज, यानी मेज की जो टॉप क्रॉस वैरायटी होती है वो आपका गंगा 2 होता है एंड हाई स्टार्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट टॉप क्लास हाइब्रिड इज ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिंग एंड इनब्रेड लाइन्स एंड ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, यानी कि ए टॉप क्रॉस हाइब्रिड, यानी कि ए टॉप क्रॉस हाइब्रिड जो होता है वो किसे ऑब्टेंड किया जाता है, तो ए टॉप क्रॉस हाइब्रिड जो होता है वो कंबाइनिंग एंड इनब्रेड लाइन्स एंड ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, यानी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी और इनब्रेड लाइन के कॉम्बिनेशन से एक टॉप क्रॉस हाइब्रिड को विकसित किया जाता है। यानी कि एक टॉप क्रॉस हाइब्रिड को किस तरह विकसित किया जाता है, तो ए टॉप क्रॉस हाइब्रिड इज इक्वल टू एन इनब्रेड लाइन्स एंड एन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के क्रॉस से टॉप क्रॉस निकला जाता है। टॉप क्रॉस का मतलब होता है टॉप क्रॉस इज इक्वल टू इनब्रेड लाइन्स एंड ओपन इंटू इनब्रेड लाइन्स इंटू ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। नेक्स्ट है इन 1967 6 कंपोजिट वैरायटी रिलीज, यानी कि 1967 ईस्वी में फिर से 6 कंपोजिट वैरायटी को विकसित किया गया था, जिसमें आपका विक्रम आता है, विजय आता है, अंबर आता है, किसान आता है, जवाहर आता है, सोना आता है, यानी कि विक्रम, विजय, अंबर, किसान, जवाहर, सोना, ये 6 वैरायटी 1967 ईस्वी में मक्का की कंपोजिट वैरायटी के रूप में विकसित की गई थी। नेक्स्ट है कंपोजिट फॉर अर्ली ड्यूरेशन, यानी अर्ली ड्यूरेशंस के लिए जो कंपोजिट वैरायटी हैं कौन कौन सी है, तो अर्ली ड्यूरेशंस के लिए यानी कि अगेती फसल के रूप में अगेती यानी कि अगेती वैरायटी के रूप में कौन सी कंपोजिट वैरायटी आती है, तो इसमें प्रताप आता है, अगेती क्षेत्र आता है, कंचन आता है, लक्ष्मी आता है एंड तरुण आता है एक्सेट्रा। नेक्स्ट 1971 लाइसिन रीच अपॉग टू कंपोजिट प्रोटीना 4% लाइसिन, शक्ति एंड रतन वेयर रिलीज्ड, देज आर वेरी रिच इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स, यानी 1971 ईस्वी में लाइसिन की प्रधानता वाला अपाक 2 कंपोजिट वैरायटी को विकसित किया गया था, जिसका नाम प्रोटीना है, जिसमें 4% लाइसिन की मात्रा होती है, और शक्ति एंड रत्ना ये रिलीज किए गए थे। देज आर वेरी रिच इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड, यानी इन चारों वैरायटी में यानी लाइसिन रिच 4 वैरायटी, यानी कि 1971 ईस्वी में लाइसिन की प्रधानता वाली ओपेक 2 कंपोजिट वैरायटी कौन कौन सी है, तो प्रोटीना है, शक्ति है, रत्न है। इन तीनों को कहाँ से रिलीज किया गया था, तो यह तीनों को रिलीज किया गया था 1971, यानी कि प्रोटीना जिसमें 4% लाइसिन की मात्रा पाई जाती है, शक्ति, रत्न, ये तीनों वैरायटी जो होती है वो अपॉक 2 कंपोजिट से प्रधान लाइसिन वाली
वैरायटी होती है मेज की, जो कि 1971 ईस्वी में रिलीज की गई थी, और इन सभी में एल्टी ग्रेड की प्रधानता यानी एल्टी एमिनो एसिड की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट है सिंथेटिक वैरायटी की बात करते हैं। तो मक्का की जो सिंथेटिक वैरायटी होती है मीन्स देयर एडवांस जनरेशन ऑफ ए मल्टीपल हाइब्रिड इंक्रीज्ड बाय ओपन पॉलिनेशन नंबर, यानी ओपन पॉलिनेशंस के द्वारा मल्टीपल हाइब्रिड को इंक्रीज करने के लिए एडवांस जनरेशन्स के रूप में सिंथेटिक वैरायटी को विकसित किया गया था। फिर से नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट पॉइंट, फिर से सिंथेटिक वैरायटी का मतलब क्या होता है? तो मीन्स देयर एडवांस जनरेशन ऑफ ए मल्टीपल हाइब्रिड इंक्रीज्ड बाय ओपन पॉलिनेशन, यानी ओपन पॉलिनेशंस के द्वारा जो मल्टीपल हाइब्रिड को इंक्रीज करने के लिए एडवांस जनरेशन्स को लाया गया था, वो आपका अंबर था। इसके अंतर्गत अंबर वैरायटी था। नेक्स्ट है न्यू DMRH 1301, 1308, पूसा HM9, प्रताप, हाइब्रिड मेज 3, ये सभी वैरायटी जो थी वो न्यू वैरायटी, यानी मक्का की नई वैरायटी कौन कौन सी निकाली गई है? तो मक्का की नई वैरायटी में आपका DMRH 1301 आता है, 1308 आता है, पूसा HM9 आता है, प्रताप आता है, हाइब्रिड मेज 3 आता है। नेक्स्ट न्यू वैरायटी ऑफ क्वालिटी प्रोटीन मेज, यानी QPM की कौन कौन सी न्यू वैरायटी निकाली गई हैं? तो हैव रिलीज्ड बाय यूजिंग अपाक2 जीन, यानी कि अपाक2 जीन का प्रयोग करके QPM वाली नई वैरायटी कौन कौन सी निकाली गई इमेज की? तो शक्तिमान फर्स्ट है, शक्तिमान सेकेंड है, HQPM फर्स्ट है, HQPM 4 है, पूसा विवेक QPM 9, ये सभी वैरायटी जो थी वो अपाक2 जीन का प्रयोग करके QPM क्वालिटी प्रोटीन मेज के नई वैरायटी को विकसित किया गया है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन एंड खरीफ सीजन, यानी मेज का जो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होता है खरीफ सीजन में कितना होता है? तो 65 से 70,000 प्लांट्स प्रति हेक्टेयर होता है, यानी ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन इन खरीफ 65,000 to 70,000 प्लांट प्रति हेक्टेयर, यानी कि ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितना होता है? तो खरीफ मेज का जो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होता है वो 65,000 से 70,000 प्लांट प्रति हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज सीड रेट ऑफ मेज फॉर कंपोजिट वैरायटी का जो सीड रेट होता है वो कितना होता है? तो कंपोजिट वैरायटी का जो सीड रेट होता है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है इन खरीफ क्रॉप्स, यानी कि कंपोजिट मेज का जो सीड रेट होता है वो 15 से 20 किलोग्राम सीड प्रति हेक्टेयर होता है, और यह खरीफ सीजन में खरीफ क्रॉप के रूप में लगाया जाता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड मेज का सीड रेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। फॉडर पर्पज, यानी कि चारा के पर्पज से यदि हम लगाते हैं तो जस्ट दुगुना हो जाता है, यानी कि हाइब्रिड का जस्ट दुगुना हो जाता है, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका सीड रेट होता है। और इसमें जो स्पेसिंग रखी जाती है 60 × 20 सेंटीमीटर का स्पेसिंग रखा जाता है इनके साथ। मेज क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर, यानी मेज में वाटरिंग का जो क्रिटिकल स्टेज होता है कौन कौन सा होता है? तो फॉर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू टैसलिंग एंड सिल्किंग स्टेज आर क्रिटिकल, यानी कि मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टैसलिंग एंड सिल्किंग यही दोनों स्टेज होता है वो इरिगेशन का क्रिटिकल स्टेज माना जाता है किसमें? मेज में। नेक्स्ट हेडिंग बीड मैनेजमेंट, एट्राजिन का प्रयोग करते हैं मक्का में। एट्राजिन का प्रयोग किसमें किया जाता है? मक्का में, यानी एट्राजिन इज ए सिलेक्टिव प्री इमरजेंसी हेर्बिसाइड कैन बी यूज्ड एट द रेट 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी एट्राजिन एक प्रकार का सिलेक्टिव प्री इमरजेंसी हेर्बिसाइड है जिसका प्रयोग 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट केमिकल है मेटाइलोक्लोर 50 EC। नेक्स्ट केमिकल मेटाइलोक्लोर 50 EC जिसकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर मेटाइलोक्लोर 50 EC जिसके 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। इट कैन बी यूज्ड फॉर प्री इमरजेंट कंट्रोल ऑफ ग्रासेस, यानी ग्रासेस को एंड ब्रॉड लीव्स बीड्स ऑफ मेज, सोरगम एंड सोयाबीन, यानी मेज, सोरगम एंड सोयाबीन में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए और घासेस को नष्ट करने के लिए प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स के रूप में मेटाइलोक्लोर का प्रयोग किया जाता है, जो कि 50 EC में आता है, और इसकी मात्रा जो थी वो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग इज मेसोट्रायोन कितनी मात्रा है? तो 75 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इट इज न्यू सेलेक्टिव हेर्बिसाइड्स ऑफ मेज कैन बी यूज्ड एज पोस्ट इमरजेंस कंट्रोल ऑफ ब्रॉड लीव्स एंड ग्रास बिट्स इन मेज, यानी मक्के में घास वाली इस फैमिली से संबंधित खरपतवार को नष्ट करने के लिए और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए पोस्ट इमरजेंस हेर्बिसाइड्स के रूप में वर्तमान समय में सेलेक्टिव हेर्बिसाइड्स के रूप में मक्के में इसी का प्रयोग किया जा रहा है। किसका? तो मेसोट्रायोन का। कितनी मात्रा में? तो 75 से 150 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। अच्छा, चौथे नंबर का जो हेर्बिसाइड है हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल, जिसे हम सेम्प्रा के नाम से जानते हैं, जिसका ट्रेड नेम आपका सेम्प्रा होता है, यानी कि हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल जिसका ट्रेड नेम सेम्प्रा होता है। कितनी मात्रा में प्रयोग होता है? तो यह 75% वेटेबल
यानी कि 75% WG के रूप में पाया जाता है। कितनी मात्रा प्रयोग में लाते हैं तो 67.5 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार का सिस्टेमिक हर्बिसाइड्स होता है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स होता है, कैन बी यूज्ड एज पोस्ट इमरजेंसी, और इसका प्रयोग जो होता है पोस्ट इमरजेंसी के रूप में किया जाता है। कितने दिन के अंतराल पर किया जाता है तो 15 से 20 डेज आफ्टर सोइंग, यानी बुआई से 15 से 20 दिन के अंतराल पर जो है इसका प्रयोग करते हैं। टू कंट्रोल ब्रॉडलीव्स एंड ग्रासवुड मेज, यानी में जो ग्रास फैमिली यानी ग्रास से संबंधित जो खरपतवार होते हैं मक्के को, यानी मक्के का घास से संबंधित जो फैमिली होती है, और ब्रॉड लीफ वाले फैमिली ब्रॉड लीफ वाले बीट को कंट्रोल करने के लिए हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल जिसका ट्रीटमेंट सैंपल है, इसकी 75% WG जिसकी मात्रा 67.5 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिस्टेमिक एंड सिलेक्टिव हर्बिसाइड के रूप में प्रयोग करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मेज कल्टीवेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू मेज कल्टीवेशन। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मेज कल्टीवेशन, सुइटेबल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ GMH, यानी GMH की ग्रोथ के लिए जो सुइटेबल टेम्परेचर होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि GMH की ग्रोथ के लिए जो सुइटेबल टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कॉमनली हर्बिसाइड यूज्ड इन मेज, यानी मेज में किस हर्बिसाइड का यूज साधारणतः किया जाता है तो सीमाजिन का प्रयोग किया जाता है। कितनी मात्रा में तो 0.5 से लेकर 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किया जाता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज। मेज की कौन कौन सी वैरायटी हाइब्रिड होती है तो सगुन, संगम एंड गंगा सफ़ेद, यानी हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज की हाइब्रिड वैरायटी के रूप में कौन कौन सी वैरायटी जानी जाती है तो संगम होता है और गंगा सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है डबल क्रॉस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेज है इंट्रोड्यूस्ड बाय D.F. जोन्स इन 1920 ईस्वी में, यानी कि D.F. जोन्स नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1920 ईस्वी में डबल क्रॉस टेक्निक को दिया गया था किसमें, मेज में हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑन मेज प्लांट फर्स्ट अपीयरेंस टेसल्स मेल फ्लावर, यानी कि मक्के के प्लांट्स में सर्वप्रथम कौन सा फ्लावर दिखाई देता है तो मेल फ्लावर दिखाई देता है, जिसे हम टेसल के नाम से जाने जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर सिल्क फ्लावर दिखाई देता है, जिसे हम सिल्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मेज कल्टीवेशन, तो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेज क्रॉप, यानी मक्के के लिए कितनी पानी की आवश्यकता होती है तो 500 से 800 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन कंटेंट इन मेज, मक्के में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है तो 10% तक पाई जाती है। नेक्स्ट है रबी मेज इज एक्सटेंसिवली ग्रोन इन बिहार, यानी कि रबी मक्के का ज़्यादातर बुआई कहाँ पर किया जाता है तो बिहार में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट वाइट बर्ड इन मेज, यानी मेज में जो मक्का में जो वाइट बर्ड होता है किसके कमी के कारण होता है तो जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है, यानी इसका जो एपिकल लिप्स होता है, यानी कि एपिकल लिप्स जो होता है वो बिकम वाइट्स होता है, यानी कि एपिकल लिप्स जो होता है वो बाद में वाइट हो जाता है। इसी को वाइट बर्ड ऑफ मेज के नाम से जानते हैं, जो कि जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है। नेक्स्ट है फास्फोरस डिफिशियंसी इन मेज, यानी मेज में फास्फोरस की डिफिशियंसी के कारण होता है क्या होता है तो स्टंटेड ग्रोथ, लीफ टिप्स मार्जिन्स आर पर्पलिश्ड एंड अबनॉर्मली डार्क लीफ कलर, यानी कि फास्फोरस की डिफिशियंसी से मेज में स्टंटेड ग्रोथ यानी ग्रोथ जो होता है वो छोटा रह जाता है। लीफ टिप्स एंड मार्जिन्स आर पर्पलिश, यानी इसकी जो लीफ की जो लीफ का मार्जिन होता है पर्पलिश हो जाता है एंड एबनॉर्मली डार्क ग्रीन लीफ कलर, इसका जो लीफ कलर होता है वो अबनॉर्मली डार्क ग्रीन कलर हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम बाजरे के कल्टीवेशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बाजरे के कल्टीवेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।